आंसू बहाकर उनकी शहादत को व्यर्थ करना चाहिए। हमारे शहीद हैं, हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, हम सब में भी उतनी फायर है। और आज एक ऐसा हादसा हमारे देश में हुआ है जिससे हम सभी आहत हैं। 46 जवान पुलवामा में एक कायरपूर्ण तरीके से सोची समझी साजिश के तहत जिन्होंने हमला किया, एक कायरतापूर्ण हमला, इसे हम एक्ट ऑफ वॉर भी नहीं कहेंगे, इसे तो कायरों की लड़ाई ही कहेंगे। ऐसे हादसे में उन्होंने अपनी जान दी है, वो हमारे शहीद हैं, तो मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। मेरा नाम अजय शेरावत है। काफ़ी चर्चा हमारी टीम के अंदर हुई थी आज का कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस बात पर भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि बैठना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। वो आज भी हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो आज भी हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, तो हम भी एक भी दिन नहीं बैठेंगे। और जो हमारा तय कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम के चलते आज ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम की सूचना के हिसाब से मैं पहले आपसे अब इंट्रोडक्शन राउंड शुरू कर लेता हूँ। मेरा नाम अजय शेरावत है, मैं IBTL टीम का एक हिस्सा हूँ। हमारी पूरी टीम 2008 से कार्यरत है, 10 साल पुरानी ये टीम है और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि एक वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अपने तरह के एक नेशनलिस्ट लोग, अपने तरह के एक पेट्रियाटिक लोग जो कहीं ना कहीं किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, किसी अच्छी कंपनी में, सरकारी नौकरियों में भी हैं, और ऐसे अच्छे विद्वान पढ़े लिखे का ग्रुप एक हमें मिला है, थैंक गॉड। वो लोग अपना समय निकाल कर आते हैं और जब जब उन्हें लगता है किसी इशू पर उन्हें साथ होना चाहिए, वो एक साथ खड़े होते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम की हमारी सूचना थी आप लोग को, गैंग्स ऑफ गठबंधन, हम शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम की प्रस्तावना से। गैंग्स ऑफ गठबंधन, पहली बात तो मैं रखना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से लोगों को सिर्फ ज़रूरी है कि यंगस्टर के अंदर ये अवेयरनेस करना, क्यों IBTL ऐसे कार्यक्रम करता है जिनका शायद रेलेवेंस यंगस्टर और आने वाली यंगस्टर की जनरेशन से होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री के दौर में चलते हैं, फ्यूचर में आगे चलते हम लोग पुरानी हिस्ट्री भूल जाते हैं कि किस तरह से हमारी सरकारें बनी, बिगड़ी, टूटी और उनसे हमें क्या क्या नुकसान ही हुए, फ़ायदे तो नहीं। तो नुकसान किस तरह से हुए और किस लेवल पर हुए, उसको जानना आज के यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है जितने भी यंग चेहरे यहाँ पर आए हैं, एक तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों को सुनने का, समझने का और इनके पर्सपेक्टिव से अपना भी एक आइडियोलॉजी और अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने का। गठबंधन के नाम से आप दो गठबंधन जानते हैं, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, और एक है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कभी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए नहीं जानी जाती है, बट आप लोग इन्हीं अलायंसेस को जानते हैं। 77 के बाद पहली गठबंधन की सरकार बनी जिसके नेता मोरारजी देसाई रहे, और उसके बाद ऐसी बहुत सारी सरकारें आई, गिरी, टूटी, बनी, बहुत तरह के नुकसान, बहुत तरह की चीज़ें हमारे देश में हुई। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरी हिस्ट्री और इसके पूरे मीडिया पर्सपेक्टिव को देखते हुए आज के हमारे जो स्पीकर हैं, मैं चाहूँगा अशोक श्रीवास्तव जी, जो DD न्यूज़ में एंकर हैं, एडिटर हैं, सीनियर एंकर हैं, और आप इनका ट्विटर अकाउंट अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेबाक तरीके से पत्रकारिता करते हैं, और आप इन्हें बोलते हुए सुनते हैं। 2 करके एक शो आता है, उसके लिए इन्हें लोग जानते हैं, और आप हमारे बीच में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा अशोक श्रीवास्तव जी को। एक बार तालियों के साथ शुरुआत करें अशोक श्रीवास्तव जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। जब इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी तो पुलवामा की घटना नहीं हुई थी, और जाहिर सी बात है पुलवामा के बाद इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे विचार मन में थे। जब मेरी विक्रम जी से बात हुई, अजय जी से बात हुई कि भाई ऐसे समय में राजनीतिक बात करना थोड़ा, जबकि इस समय ये कहा जा रहा है कि देश में तमाम राजनीतिक ताकतों को एक दिखना चाहिए, ऐसे समय में बात करना क्या लाजमी है, क्योंकि कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी थी, एक विषय वो भी है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ। अभी देश पर ये जो पुलवामा का अटैक हुआ, दरअसल ये और कुछ नहीं है, देश पर हमला है, भारत पर हमला है, हमको समझना होगा। और देर सवेर भारत सरकार इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या कुछ घटनाएं किस रूप में जाएंगी, इसके बारे में तो हम अभी नहीं कह सकते, हमें गेस भी नहीं करना चाहिए बहुत सारा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली इस पुलवामा के बाद भी देश को चलना है, आगे बढ़ना है, और चुनाव हमसे बहुत दूर नहीं है। कुछ लोग आज ये आकलन कर रहे हैं, और कुछ लोग बड़ी बेशर्मी से आकलन कर रहे हैं कि ये पुलवामा हुआ तो हो सकता है कि देश में इसी बहाने चुनाव ना हो, इमरजेंसी घोषित कर दी जाए। मैंने कई पत्रकारों को ऐसा कहते सुना, तो वो तो बेवकूफ़ी भरी बात है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस तरह से बेवकूफ़ी भरी बातें हमारे बहुत सारे पत्रकार जो है उनको करने का एक फैशन है, वो करते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह, मैं ये कहता हूं कि पुलवामा के बाद गैंग्स ऑफ गठबंधन की जो प्रासंगिकता है वो मेरा मानना है कि और बढ़ गई है।
इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जब देश पर संकट आता है, जब देश पर हमला होता है, पड़ोसी मुल्क की तरफ से हमला हुआ है, एक ऐसे मुल्क की तरफ से हमला हुआ है जिसकी नीति है टेररिज्म और टेररिस्ट को पालना, अगर उस देश की तरफ से हमला हुआ है तो हमारे जो रिस्पॉन्ड हैं, हमारे सैनिक जो रिस्पॉन्ड करेंगे, सरकार जो रिस्पॉन्ड करेगी वो करेगी। हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हम लोग को रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि देश में दरअसल एक आज और ज़्यादा ज़रूरत है कि देश में एक मजबूत सरकार हो, देश में दिल्ली की सत्ता पर एक ऐसी सरकार हो जो गैंग्स ऑफ गठबंधन नहीं हो, बल्कि एक ऐसी सरकार हो जो कन्विक्शन के साथ काम करे, जिसके पास ये मैंडेट हो कि जहां प्रधानमंत्री फैसले ले सके कि दरअसल उसको क्या करना है, रिस्पॉन्ड क्या करना है, और उस प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों की तरफ, उस प्रधानमंत्री को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ शक्ल ना देखना पड़े कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है, ये अटैक हुआ है तो हमको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम और ज़्यादा सामयिक हो गया है। तो विक्रम जी, अजय जी, इसके लिए कतई चिंता मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये विषय जो है देर सवेर जो है ये अब आएगा हमारे सामने। आपने एक अच्छी पहल की है और इस पहल को आगे लेकर जाना है। सवाल ये कि गैंग्स ऑफ महागठबंधन, गैंग्स ऑफ गठबंधन, ये जो नाम है, सबसे पहले तो मैं आपको इस नाम के लिए बधाई देता हूं। ये बहुत अच्छा आपने नाम चुना। इसलिए बधाई देता हूं क्योंकि मतलब हम सब जानते हैं गैंग्स को हम किस रूप में बात करते हैं, गैंग्स क्या होता है, क्रिमिनल जब होते हैं तो गैंग्स को करते हैं। तो बड़ी दिलचस्प सी बात है, मैंने सोचा कि देखूं गैंग्स की परिभाषा क्या है। गैंग्स हम सब जानते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा भी जो दी हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ए गैंग इज ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स हु वर्क्स टुगेदर टू कमिट क्राइम। ऐसे लोगों का गठबंधन समूह जो अपराध करने के लिए एकजुट होता है। अब सवाल यह है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन गैंग्स ऑफ गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये कौन सा क्राइम कर रहे हैं? ये तो क्रिमिनल नहीं है, कह सकते हैं लोग, लेकिन ये कौन सा क्राइम है जिसको करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? दरअसल ये क्राइम है आपकी, हमारी इस देश की तिजोरी पर डाका डालने का, यानी करप्शन फ्री सरकार चलाने का। ये गैंग है कि आप करप्शन के साथ चलते रहें, कोई आपको रोके ना, ये गैंग है। कैसे मैं इस पर आता हूं? देखिए, मैं मोटे तौर पर मैं मानता हूं गठबंधन कुछ बुरी बात नहीं है, किसी भी तरह का गठबंधन कोई बुरी बात नहीं। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं वाजपेयी जी ने भी तो गठबंधन किया था, 25 पार्टियों की सरकार थी, 25 पार्टियां उस गठबंधन में थी। आज मोदी जी है, उनके पास भी गठबंधन है। तो सवाल है कि हम इनको गैंग्स ऑफ गठबंधन कह सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं। गठबंधन का मैं कतई विरोधी नहीं हूँ। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, गठबंधन से सरकारें चलती है, चलनी चाहिए तमाम तरह की, क्योंकि देश में इतने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, देश में इतनी तरह के राज्यों में इतने विविधताएं हैं। ऐसे में बहुत सारी पार्टियां, तो अगर कोई गठबंधन होता है वैचारिक आधार पर, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो प्रॉब्लम कोलेशन से नहीं है, गठबंधन से नहीं है, प्रॉब्लम है कोलेशन के कंपल्शन से। क्यों प्रॉब्लम है कोलेशन के कंपल्शन से? आप कोलेशन कीजिए, गठबंधन बने, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब गठबंधन आपके लिए मजबूरी बन जाता है, कोलेशन जब है वो आपका कंपल्शन बन जाता है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। याद कीजिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बात, उनका वक्तव्य याद कीजिए। मनमोहन सिंह जी ईमानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनकी ईमानदारी मैं जानता हूं, मैंने उस समय भी रिपोर्टिंग किया, उनके साथ मैंने कई दौरे किए। मैं जानता हूं मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत रूप से उनके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो बहुत ईमानदार रहे। लेकिन जो मोदी जी ने कहा था वो भी सही है कि वो रेनकोट पहनकर नहाते थे, यानी कि उनके आसपास क्या हो रहा है वो खुद तो बचे रहे, लेकिन उनके आसपास क्या हो रहा है उनको पता था, लेकिन रोक नहीं पाए। क्योंकि ये बात उन्होंने खुद कही कि मैं देखता था, मैं जानता था, लेकिन कोalition की कंपल्शन है, उसके कारण मैं ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन जो हो रहा था उसको रोक नहीं पाया। एक अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं गठबंधन की मजबूरी के कारण करप्शन नहीं रोक पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? और यही बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या देश को एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है, क्या देश में एक ऐसा गठबंधन आ जाए
जिसमें प्रधानमंत्री इतना मजबूर हो कि उसकी नाक के नीचे उसके नेता लोग, उसके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, आप उसे रोक नहीं पाए। ये देश की सबसे बड़ी मजबूरी, देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। अब गैंग्स देखिए, क्योंकि ये गैंग्स नाम लिया गया अजय जी, तो अब गैंग्स, अब सवाल है कि कौन लोग आ रहे हैं। गैंग्स देखिए, गैंग्स में तो फिर क्रिमिनल होते हैं ना, तो मैंने कहा क्रिमिनल तो इनमें से क्या है कोई। अगर आप माइन्यूटली जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो ये जो गैंग बन रहा है, इनमें मैक्सिमम लोग 99.9% लोग वो हैं जो किसी ना किसी अपराध में लिप्त रहे हैं या किसी ना किसी अपराध के उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। मायावती जी, कौन नहीं जानता, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में मत जाइए, उन्होंने कितना पर्सनल पैसा कमाया, क्या कमाया, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन उनके ऊपर जो मूर्ति घोटाला है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मूर्तियां बनाई गई, वो घोटाला है, कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। वो उनके ऊपर, मायावती जी के ऊपर वो आरोप है। उसके बाद आइए अखिलेश जी, खनन घोटाला, जिससे बचने के लिए आज वो भागे भागे फिर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। उसके बाद आइए आप ममता, चिटफंड घोटाला, इतना बड़ा चिटफंड घोटाला कि उनको सीबीआई से भी लड़ने पे मजबूर हो, वो मतलब अपने पुलिस अधिकारी के साथ धरने पर बैठ गई सीबीआई। ये क्या था, ये अपराध ही तो है। अब आप आइए नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला किसी मंच पे आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जरूर दिखाई देंगे। और कश्मीर को किस तरह से फारूक अब्दुल्ला परिवार ने लूटा है, ये हम सब जानते हैं। कारण क्या है, हम सबको पता है कि इसके खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं हुई, कोई मामला नहीं उठा, लेकिन किस तरह से कश्मीर को लूटा है अब्दुल्ला परिवार ने, ये किसी से छुपा नहीं है। कश्मीर की हालत जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इतना पैसा केंद्र से जाने के बाद कश्मीर की हालत कैसी है। उसके बाद आइए लालू यादव, तेजस्वी यादव, पिताजी जेल में है, जेल से ट्वीट करते हैं कि भैया देखिए जमा हो जाइए सब, सीबीआई के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बोलना है। खुद जेल में बैठे हैं और देश की सरकार को तानाशाही होने का तमगा दे रहे हैं, तो वो जेल में बैठे हैं। उसके बाद डीएमके, हम सब जानते हैं कि यूपीए सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी ने किया तो डीएमके ने किया। तो ये सब कौन है, ये सब वो है जो किसी ना किसी अपराध में लिप्त रहे हैं, किसी ना किसी अपराध में इनकी भूमिका रही है। एक नाम मैं भूल गया, भूला नहीं, मैंने लिखा था, मैंने कहा लास्ट में बताऊंगा, वो है एनसीपी के करप्शन। मैं एक बात बहुत दिल से कह रहा हूँ, मुझे एक बात को लेकर मोदी जी से बहुत नाराज़गी है, तकलीफ है। मैं मानता हूँ अच्छे प्रधानमंत्री सब कुछ है, लेकिन हर प्रधानमंत्री कुछ गलतियाँ करते हैं। मुझे लगता है शरद पवार को पद्म विभूषण इस देश में मिलना, मतलब शरद पवार ने महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या कुछ नहीं किया करप्शन को लेकर, और गैंग वॉर वहाँ जो चलती है उसमें शरद पवार की भूमिका कौन नहीं जानता। बहरहाल वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता, एनसीपी के बारे में कहा ही जाता है कि वो नेशनल करप्शन पार्टी है, उसका फुल फॉर्म जो है नेशनल करप्शन पार्टी है। जितना करप्शन एनसीपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। मैं इनके इस पर आऊँगा। तो सवाल है कि क्या ऐसे गैंग देश में बैठे, उसका खतरा क्या है? उसके बहुत बड़े खतरे हैं। मैं देख रहा था कि यूपीए सरकार के दौरान, हम सब जानते हैं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कह दिया कि कंपल्शन है, तो जाहिर सी बात है करप्शन तो होना ही है। मैं उनके करप्शन के किस्से देख रहा था। आज हम सब लोग जानते हैं उनके करप्शन कितने बड़े बड़े उस सरकार के दौर में करप्शन हुए, लेकिन मैं जस्ट ऐसे ही इंटरेस्ट से देख रहा था कि ये जो करप्शन हुए, इनमें क्या क्या तरह के करप्शन हुए, कितनी कितनी तरह के इसमें जो हैं पैसे देश के खर्च हुए। उसका थोड़ा सा उदाहरण आपको दूंगा जो आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ रिमाइंड आपको करा रहा हूँ कि ये कितने बड़े घोटाले थे। 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ रुपए, कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ रुपए। उसके बाद सत्यम घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला, वे छोटे छोटे घोटाले हैं, हज़ारों करोड़, मतलब 20-25 हज़ार करोड़ रुपए इधर उधर हो जाएं, वो इस सरकार के लिए मायने नहीं रखता था। तो मैं इनका कैलकुलेशन कर रहा था कि दरअसल कैलकुलेशन करके देखें। अब मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन देखिए कि अगर मैं ये 3 बड़े घोटाले जोड़ दूं तो इनका आंकड़ा कितना आता है। इनका आंकड़ा आता है 4,32,000 करोड़ रुपए। एक सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 4,32,000 करोड़ रुपए बड़े घोटाले में निकल जाते हैं। जो इनके टॉप के घोटाले थे उनमें निकल जाते हैं, नीचे वाले घोटाले भूल जाइए। उत्तर प्रदेश का बजट उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश का अभी बजट आया, उसका बजट उठा के देखिए, करीब करीब 4.5 लाख करोड़ का बजट है।
यानी कि जितने पैसे एक साल में एक राज्य खर्च करता है, जितनी उसकी हैसियत है, उतने पैसे आपने अपने नेताओं के, मंत्रियों के घोटाले में निकाल दिए। आप जानते हैं इस देश में जो सब्सिडी दी जाती है वो करीब करीब कितनी है? 3.25 लाख करोड़ की सब्सिडी है जो भारत सरकार देती है, अलग अलग मद में देती है गरीबों को, उनको खाना अलग अलग तरह के। ये जो 3.25 लाख करोड़ की सब्सिडी देते हैं, देश की 40 से 50% जनता तक पहुंचती है सब्सिडी। यानी देश की 40 से 50% गरीब जनता को रोजाना इज्जत से जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जितना पैसा सरकार देती है, और जिस पर हम कभी कभी उंगली भी उठा देते हैं कि अरे सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी से बड़ा घोटाला, मतलब वो सब्सिडी साल की 3.25 लाख करोड़ है, और घोटाला कितना हो जाता है? 4.5 लाख करोड़ का। रक्षा बजट देश का कितना है? इस साल बढ़ा दिया गया, ये कहा गया बढ़ा दिया गया। बढ़ने के बाद रक्षा बजट 3 लाख करोड़ का है, और हम कहते हैं रक्षा बजट हमारा बढ़ना चाहिए। तो रक्षा बजट बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस देश में सवाल यह है 4.5 लाख करोड़ के घोटाले होंगे, वहां पर आप रक्षा बजट कैसे बढ़ाएंगे? और एक घोटाला जो रह गया, इसमें मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो आप जानते हैं अगुस्ता वेस्टलैंड का जो मामला था। अल्टीमेटली राफेल को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, पर यह कोई पूछता ही नहीं कि आप राफेल के रेट की बार बार पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। राफेल के रेट की बात होती है, लेकिन राफेल तो दरअसल खरीदा ही नहीं गया, क्योंकि यूपीए सरकार ने खुद कहा, उसके मंत्री जो है ए.के. एंटोनी साहब, उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं खरीद सकते। तो खरीदे, आपके पास राफेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा किस में गया? पैसा तो आपका 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है आपके करप्शन में गया। आपके पास अगस्ता वेस्टलैंड के सौदा करने के लिए पैसा था। अगर वो अगर मामला उजागर नहीं हुआ होता तो फिर वो तो आ चुके थे हमारे पास अगस्ता वेस्टलैंड। आपके पास अगस्ता वेस्टलैंड के लिए पैसा था, लेकिन भारतीय वायुसेना की रक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं था। ये क्या है? ये गैंग्स ही तो है, ये गठबंधन का गैंग ही तो है। तो सवाल यह कि क्या इस देश में इस तरह का गठबंधन रूल करे हमको? और आज क्योंकि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जब मैं देख रहा था इस गठबंधन को लेकर, जब तमाम तरह की बातें होती, तो मैं जब देख रहा था तो फिर मुझे कई चीजें समझ में। आप जरा नेट पे जाइए, आप देखिए कि गठबंधन सरकारों से देश को आर्थिक हानि क्या होती है। आप जरा इसको आप सर्च करने लगिए। जब आप सर्च करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको वायर और पता नहीं क्या किस तरह की जो तमाम वेबसाइट है वो आपको बताएंगी कि गठबंधन सरकारों के दौर में दरअसल देश में ज्यादा आर्थिक प्रगति होती है। आपको तमाम ऐसे आर्टिकल मिलेंगे, आप कोई ऐसा आर्टिकल नहीं देखेंगे कि गठबंधन सरकारों के दौर में देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कम गिरती है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो सवाल है कि घोटाले भी हो रहे, नुकसान भी नहीं पहुंच रहा। तो उसमें पर जब आप उस पूरे आर्टिकल के आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, उन गठबंधन सरकारों की तुलना वो लोग कैसे करते हैं। देखिए आप लोगों को चीट कैसे करता है, मीडिया कैसे चीट करता है, पत्रकार कैसे चीट करते हैं। वो तुलना करते हैं 1960, 1970। वो कहते हैं कि देखिए 50 में, 60 में, 70 में एक सरकार थी, कांग्रेस इतनी मजबूत थी, उसकी तुलना में देखिए गठबंधन सरकार, जबकि गठबंधन सरकार जो 90 के दशक में, 89 के दशक में, 80 लास्ट में और 90 में शुरू हुई, उससे तुलना करते हैं। क्या ये तुलना, बिल्कुल ये तुलना गलत है, क्योंकि उस समय तक देश में आर्थिक रूप से देश में उदारीकरण का दौर नहीं शुरू हुआ था। तो आप उसकी तुलना, आप मतलब एप्पल की तुलना ऑरेंजेस से कर रहे हैं, तो फिर आपको तस्वीर क्या दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि आप यंग लोग हैं तो एक बात जरूर पढ़ लीजिएगा, देश को सिर्फ एक बार, हिंदुस्तान को सिर्फ एक बार अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और वो साल है 1991। देश के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था, 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार था, सिर्फ 3 हफ्ते का। 3 हफ्ते के बाद देश कंगाल हो जाता। और उस समय कौन देश के प्रधानमंत्री थे? चंद्रशेखर जी थे। यशवंत सिन्हा जी उस समय देश के वित्त मंत्री थे, और उस समय देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि आप कंगाली के कगार पर पहुंच गए थे। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास गठबंधन सरकारें थी, लगातार देश में अस्थिरता का दौर था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था की एक हालत हो गई। अब मैं आपको बहुत दिलचस्प बातें कुछ बताता हूं, क्योंकि मोनिका जी हैं, राहुल जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको आप सुनेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ बातें याद दिलाता हूं कि ये जो गैंग्स ऑफ गठबंधन है,
इसको लेकर के खुद जो इस गैंग में शामिल लोग हैं उनके विचार क्या है और उनका दरअसल क्या कुछ हुआ उस बारे में। 2012 में हिंदुस्तान टाइम्स का समिट हुआ था। उसमें उमर अब्दुल्ला सर का उमर अब्दुल्ला जी, जो इनके पिताजी आज इस गैंग्स ऑफ गठबंधन का हिस्सा हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट करप्शन इन ए कोalition गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था गठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार को इरेडिकेट करना, खत्म करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा मेरा मत ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन सरकारों में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है? लेन देन होता है कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, लेन देन होता है। यही लेन देन तो यूपीए सरकार में हो रहा था। मुझे कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पास बहुमत नहीं था, बड़ी ताकत नहीं थी, जिसके कारण सत्ता किसके हाथ में थी? सत्ता चोरों के हाथ में थी। वो चोर जिन्होंने देश के खजाने को लूट डाला। 4.5 लाख करोड़ रुपए। अगर हिंदुस्तानी का दिल जो है ये सुन करके खौलता नहीं है, पसीजता नहीं है। 4.5 लाख करोड़ रुपए और 6 लाख करोड़ रुपए अभी इस सरकार ने, पिछले साल अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट था, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। अब तक जितना आजादी के बाद हुआ उसमें सबसे तेजी से। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कितना था? पिछले साल 6 लाख करोड़ का था। आप सोचिए, एक देश जो है, देश में सड़कें, एयरपोर्ट, तमाम ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में एक देश जो है आज 2018 में 6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सवाल है कि 2008 और 9 में अगर ये 4.5 लाख करोड़ रुपया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ होता तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल आज क्या होती, इमेजिन कीजिए। मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का आपको बताया। एक और जैसे मैंने कहा एनसीपी के बारे में, तो वो भी आपको बताता हूं कि एनसीपी में क्या हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे पृथ्वीराज चौहान, आप जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब, उनकी सरकार जब चली गई थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। एक पत्रकार से बात करते उन्होंने कहा था, और उनके मैं वर्ड बता रहा हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि वो डिप्टी सीएम थे उस समय, अजीत पवार साहब। अजीत पवार साहब का नाम आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए वो बताता हूं मैं। अजीत पवार साहब थे डिप्टी सीएम। तो उन्होंने कहा था, पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा कि मेरे डिप्टी सीएम, मेरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया, कोई नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मेरी सरकार गिर जाती, मेरी सरकार गिर जाती। अगर मैं अजीत पवार जो उनके डिप्टी सीएम थे उनके खिलाफ एक्शन लेता। और आप जानते हैं महाराष्ट्र में इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र में जहां लगातार ये खबरें आती हैं कि वहां किसान आत्महत्या करते हैं, आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। सबसे ज्यादा किसान अगर सूखे के कारण आत्महत्या करते हैं तो महाराष्ट्र में करते हैं। उस महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि इरिगेशन स्कैम कितने हजार करोड़ का था? 45,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम उस महाराष्ट्र में हुआ। यही अजीत पवार साहब जो कि एनसीपी के डिप्टी सीएम थे, 15 साल तक जब वो पहले उप मुख्यमंत्री में बने, पहले जो है वो इरिगेशन विभाग उनके पास था, उसके मंत्री थे। बाद में जब वो डिप्टी सीएम बने तब भी उन्होंने इरिगेशन विभाग अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि उनको वहां से समझ आ गया था कि किस तरह से पैसा निचोड़ना है। तो 45,000 करोड़ रुपया जो है इरिगेशन स्कैम हुआ, और सीएम साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी सरकार गिर जाती। तो 45,000 करोड़ रुपए का यह पूरा घोटाला हो जाता है। और ये अजीत पवार साहब मैंने आपको क्यों याद रखने चाहिए? इसलिए याद रखने चाहिए क्योंकि अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, इरिगेशन विभाग उनके पास था, और महाराष्ट्र के डैम सूखे हुए थे, किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। तब किसी ने उनसे पूछा था कि सर, इरिगेशन विभाग की ये स्थिति है, डैम में पानी नहीं है, किसान मर रहे हैं। तो इस अजीत पवार साहब ने कहा था, तो क्या मैं डैम में जाकर मूत दूं क्या? ये उनके वर्ड थे। ऐसे नेता आपके देश में होते हैं जो 45,000 करोड़ रुपए का गबन कर सकते हैं, लेकिन जब जनता का पैसा, जनता के पैसे से इरिगेशन हुआ नहीं हो, उनसे ये सवाल जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मैं वहां पे जाके मूत दूं क्या? तो ये गैंग नहीं तो क्या है? ये पूरा गैंग ही तो है। तो इसलिए मैंने कहा ये तमाम लोग जो हैं, ये लोग इस गठबंधन को क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ उनका करप्शन एज इट इज चलता रहे।
मैंने जो आपको नाम बताए थे उसमें एक नाम मैंने जानबूझ के छोड़ा, जो इस गैंग ऑफ गठबंधन के सबसे इस वक्त लेटेस्ट इनकी एंट्री हुई है, चंद्रबाबू नायडू साहब। आजकल बड़े जोश में है चंद्रबाबू नायडू साहब, और इस सबको इकट्ठा कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। क्यों जोश में है चंद्रबाबू नायडू साहब? क्यों जोश में है? चंद्रबाबू नायडू साहब क्या कहते हैं कि मैं राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस चाह रहा था। स्पेशल स्टेटस राज्य को नहीं मिल सकता, अब जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पैसे की बात, ये देखिए पूरा अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे और आप इसकी स्टडी करेंगे तो दरअसल ये खटास कैसे पैदा हुई। खटास इसलिए पैदा हुई क्योंकि आंध्र प्रदेश में लगातार चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, उनके करप्शन के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। एक वहां के जज ने, जी हां पूर्व जज थे, उन्होंने जाकर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और कहा कि चंद्रबाबू नायडू साहब उनके बेटे की संपत्ति और इनके करप्शन के खिलाफ जांच। जब आप सोचिए एक जज उतर के आ रहा है, जज उतर के कह रहा है कि इनके खिलाफ जांच करवाइए। इसके अलावा उनके चंद्रबाबू नायडू साहब के बेटे, उनकी बहू, उनकी पत्नी, उन सब के खिलाफ इस समय करप्शन के मेजर चार्जेस हैं। और जब केंद्र सरकार से उन्होंने पैसा मांगा तो केंद्र सरकार की ओर से, जितनी मेरी जानकारी है और जो मीडिया में भी आप सब अगर स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, केंद्र सरकार ने कहा था हम और पैसा देंगे, लेकिन अभी जितना पैसा गया उसका पूरा हिसाब एक तरह से दीजिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। उसके बाद जब हिसाब मांगा तो नायडू साहब को खराब लगा, और जैसे ही ये बात सीबीआई तक, क्योंकि सीबीआई में भी कई मामले गए थे, और जैसे ही सीबीआई तक बात पहुंची तो चंद्रबाबू नायडू साहब एनडीए से निकलकर गैंग्स ऑफ गठबंधन का हिस्सा बन गए। और उन्होंने क्या कहा कि मैं आंध्र प्रदेश में सीबीआई को पैर नहीं रखने दूंगा। अरे भाई, सीबीआई से क्यों डर लगता है आपको? क्यों डर लगता है आपको? आप अगर ईमानदार, आपने ईमानदारी से काम किया है, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सीबीआई आपको ग्रिल कर लेगी, बुला लेगी, 2 बार 4 बार ग्रिल कर लेगी। अगर आपके खिलाफ सबूत है, नहीं है, तो फिर आप क्यों डरते हो सीबीआई से? इस देश में सर्वोच्च अदालत है, अदालत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। और जब मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू, किसी ने केजरीवाल साहब का नाम लिया। अब केजरीवाल साहब के बारे में मुझे लगता है कि वो इस गैंग के बहुत टटपूंजी, वो जो देखते हैं रॉबर्ट साइकिल लेकर आओ, वो इस गैंग के रॉबर्ट हैं। इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनको ना कांग्रेस पूछ रही है ना कोई पूछ रहा है, वो बस जहां मौका लगता है घुस जाते हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिसके पास फाइलें हुआ करती थी 12, देखिए रोज आते थे, आज फाइल मिल गई है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, आज मिल गई है चिदम्बरम साहब के खिलाफ, आज देखिए ये सलमान खुर्शीद खत्म, सबके खिलाफ फाइलें लेकर आते थे, सबके खिलाफ उनके पास भ्रष्टाचार के। आज उन्हीं शरद पवार, आज उन्हीं रॉबर्ट वाड्रा, उनको कोई आपत्ति नहीं, उनके साथ बैठ के थाली में खाना खा रहे हैं। तो वो गैंग्स ऑफ गठबंधन के न्यू एंट्री हैं, लेकिन मैंने कहा उनकी औकात नहीं, इसलिए मैं उन पर आया नहीं। पर जो बड़े गैंग, इस गैंग के हिस्से हैं, उनके ऊपर एक बार उनकी स्टडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए देश में एक मजबूत सरकार का होना, मैं कह रहा हूं, मैं दिल से मानता हूं, देखिए मैं आपको एक बात हूं, मैं दिल से मानता हूं कि इस देश में 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। ये मेरी अपनी मान्यता है। मुझे लगता है मजबूत कांग्रेस हो, मजबूत बीजेपी हो, वो ठीक है, पर वो कांग्रेस ऐसी मजबूत ना हो कि जो है नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले करे, ऐसी मजबूत ना हो कि वो जो है रॉबर्ट वाड्रा वहाँ पर जो है सब कुछ करते रहें, कोई उनको पूछने वाला, ऐसी मजबूत नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस हो, और वहाँ पर उस डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अंदर मजबूत कांग्रेस हो, एक मजबूत बीजेपी हो। ये छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने वाली पार्टियाँ हैं, यकीन मानिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करती हैं, और इनको सिर्फ अपना करप्शन का जो धंधा है वो चलाना है। और इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस गैंग्स ऑफ गठबंधन के खिलाफ देश को समझना पड़ेगा, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी रणनीति क्या है। ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी भगाओ, ये सब तो इनके चोचले हैं, ये सब तो इनके पास है नहीं कहने। लोकतंत्र बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि एक दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे डेमोक्रेसी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ वो कहा, फैसला सुनाया, तो बोला कि ये अदालत बिकी हुई है। संजय सिंह उनके कहते हैं कि अदालत जो है वो अमित शाह ने खरीद लिया, देश की सर्वोच्च अदालत। अरे एक दिन पहले आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, अगले दिन आप सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देते हो। ये कौन सा आपका डबल स्टैंडर्ड है, कौन से आपका दोगलापन है? तो ये सारे, इन सबका चरित्र समझिए। और देश की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि वो बहुत बार युवा पीढ़ी इतिहास नहीं देखती। आज की युवा पीढ़ी, कई बार इस बात की तकलीफ होती है, आज की युवा पीढ़ी बहुत इतिहास को खंगालना चाहिए,
इन नेताओं का क्या इतिहास रहा। आज लोग कहते हैं आज आप 2008 के घोटालों की बात क्यों करते हैं? अरे आज 2008 के घोटालों की बात होनी चाहिए, 2010 के घोटालों की बात होनी चाहिए, क्योंकि क्या ऐसी ही घोटालेबाज सरकार जो देश का पैसा, आपका पैसा घोटालों में खर्च कर दे, क्या आप एक ऐसी सरकार डिजर्व करते हैं? नहीं करते। इसलिए सोचिए और इस गैंग्स ऑफ गठबंधन को क्या है, कैसे रोकना है, ये आपको तय करना है, क्योंकि ताकत तो आपके पास है। आपकी उंगली जो है बटन दबाए जो, वो आपके पास है। तो इस गैंग्स ऑफ गठबंधन, ये तो गैंग बनेंगे अभी और इस गैंग में शामिल होंगे और नई नई तरह की चीजें आएंगी, लेकिन इस सबसे जब आपके पास कोई फैक्ट आए, कोई तथ्य आए, कोई कहे संविधान पर हमला हुआ, तब आप इनका इतिहास खंगाल लीजिएगा। कोई कहे लोकतंत्र खतरे में है तो इतिहास खंगाल लीजिएगा, और कोई कहे कि पत्रकारों की आज़ादी खतरे में है तो उनका भी इतिहास खंगाल लीजिएगा। सबके इतिहास खंगाल लीजिएगा, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और मुझे जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पुलवामा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मुझे लगता है कि बड़ी स्पीच के बाद काफ़ी लोग को हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, कहाँ कहाँ गठबंधनों ने हमारे देश का नुकसान किया है। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है अशोक जी से, 2-3 सवाल हम लोग लेंगे। अगर आप में से किसी का सवाल है किसी पर्टिकुलर अलायंस के ऊपर या किसी पर्टिकुलर नेता के ऊपर आप पूछना चाहते हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं अगले 3 मिनट। सर आपने ममता बनर्जी का नाम लिया? जी मैंने लिया, मैंने कहा चिटफंड घोटाला, मैंने कहा वो तो उतर गई ममता बनर्जी। मतलब लोग क्या कहते हैं कि अरे देखिए कैसे सिंपल साड़ी पहनती है। तो सिंपल साड़ी पहनना मतलब करप्शन, उनके भाई भतीजे उनके वो क्या कर रहे हैं वो हम सबको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली इस केस में सीबीआई वाला है ना, तो सीबीआई वाले में सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 के बाद जी। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी एक डिसीजन दिया था, अगर हमारा स्टेट एग्री नहीं कर रहा है सीबीआई को अपने मतलब सहमति नहीं दे रहा है कि तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन एक केस हुआ था दोरजी वाला, दोरजी वर्सेस सीबीआई, आपको शायद पता हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की थी कि अगर जो केस पहले से एग्जिस्टिंग चल रहा है और अगर स्टेट मना करती है सीबीआई को नहीं करेगी उसमें, तो स्टेट गवर्नमेंट इस केस में मना नहीं कर सकती, मतलब वो एज इट इज चलता रहेगा। तो चिटफंड वाला जो केस है सीबीआई इस पे कर रही है जांच। तो महागठबंधन के जो है, महागठबंधन वाले नेता ये भी बोलते हैं कि ये लोकतंत्र हमारा खतरे में है। देखिए एक साथ ये भी बोलते हैं, हाँ, सवाल मेरा ये है कि महागठबंधन वाले एक तरफ ये बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन मानते नहीं है कि आप सीबीआई को मना नहीं कर सकते। आप हमारे यहाँ जो महागठबंधन वाले सीबीआई को लेकर बोलते हैं उनकी धज्जियां मोनिका जी कई टेलीविजन चैनल को उड़ा चुकी हैं। कानूनी रूप से जो इसका कानूनी पक्ष है, आपने देखा होगा कि उन्होंने कई चैनल पर डिबेट करी। तो ये तो तर्क ही बेकार है। और सवाल मैं कह रहा हूं कि आप देश को ऐसे चलाओगे कि एक जांच एजेंसी जो है वो आप देश की सर्वोच्च या तो आप अपनी जांच एजेंसी बना लो ना। अब इस देश में सवाल है कि आज जो सीबीआई पे आरोप लगा रहे, जब आप सरकार में थे, सरकार के हिस्सेदार थे, आपने कोई विकल्प दिया कि हमें इस तरह की जांच एजेंसी चाहिए? तो सवाल है कि आज आप उस जांच एजेंसी की धज्जियां उड़ा दोगे। आज आप संविधान, तो जो सीबीआई पे आरोप लगा रहे हैं वही तो देश की सर्वोच्च अदालत पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप कहीं तो विश्वास करोगे? ये देश क्या इस तरह से चलेगा कि मैं सब कुछ हूं, खाता ना भाई, जो मैं कहूं वो सही? वो देश ऐसे नहीं चलेगा। इस देश में कोई तो संस्थाएं जिनको आपको मानना पड़ेगा। सर मैं संतोष हूँ और घर की बात में मैं आपका शिष्य हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये सरकार आई उस समय हर आदमी ने मैंडेट इसलिए किया कि देश में भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा था। आप एक भी कोई नाम बताएं जिसकी वजह से पब्लिक अगली बार फिर वोट दे कि उन्होंने किसको अंदर किया। ठीक है संतोष जी, शुक्रिया आपका। वैसे तो आप खुद पत्रकार हैं, पीस मेकर मैगजीन चलाते हैं, तो आप इस सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, देखिए मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट केस हुआ था, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। मेरा छोटा सा एक एक्सीडेंट केस हुआ था, सीपी में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट केस हो गया था। वो मेरा केस दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में, पटियाला कोर्ट अदालत में 12 साल तक चलता रहा। 12 साल तक एक एक्सीडेंट केस।
जिसमें कोई गवाह नहीं था, कुछ नहीं था। 12 साल बाद कोर्ट ने कहा कुछ नहीं है, बंद कर दीजिए। दूसरी आपको घटना बताता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपने कहा उसके बाद मैं इसके संक्षेप में जवाब दूंगा। मैं एक बार सीपी में आ रहा था, तो मैं उससे पहले मेरा एक कोर्ट केस चल ही रहा था, तो मैं मोबाइल जो है अपना चेक कर रहा था। इतने में मैंने देखा एक पुलिस वाला जो है वो मेरे को देख रहा है कि मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ। मोबाइल चेक करना अपराध नहीं था, लेकिन मैंने देखा उसको तो मैंने अपना मोबाइल रख दिया। लेकिन मैंने पीछे से अपने मिरर में देखा कि वो मेरा नंबर नोट कर रहा है, तो मैं समझ गया कि ये मेरा नंबर नोट कर रहा है, चालान काटेगा। मेरे पास थोड़े दिन बाद चालान आ गया कि जी मैं सीपी में मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने तुरंत क्या किया, अपना मोबाइल फ़ोन का सारा डिटेल निकलवा लिया एयरटेल में जाके। मैंने कहा जी बताइए मेरा इतना, तो मुझे पूरा डिटेल चाहिए, आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल। मैंने पूरा डिटेल निकलवा लिया। तो जब वो डिटेल निकलवा लिया उसके बाद मैं कोर्ट में गया, जब जिस दिन डेट थी, मैंने कहा मैं इसको चैलेंज करूंगा, क्योंकि जिस वक्त का टाइम लिखा था मेरे चालान में कि मैं इतने बजे मोबाइल पे बात कर रहा था, उसके आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद मेरे फोन पर कोई इनकमिंग कॉल नहीं था, कोई आउटगोइंग कॉल नहीं था। मैंने कहा इसको मैं चैलेंज करूंगा। उसके बाद मैं गया कोर्ट में गया, एक जज साहब को मैंने एक लॉयर से बात करी। उसके बाद मैं अदालत में पहुंच गया, कोर्ट रूम में खड़ा हो गया और 2 घंटा कोर्ट रूम में खड़ा रहा। 2 घंटे बाद जब पूरी तरह से, जब मतलब 2 घंटे की जलालत के बाद जब मेरा नंबर आया, तो जज साहब ने पूछा, हाँ भाई फ़ोन पे बात कर रहे थे? मैंने बोला सर नहीं, फ़ोन पे नहीं बात कर रहा था, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए एक बार। बोला नहीं फ़ोन पे बात कर रहे। मैंने कहा सर मेरे पास रिकॉर्ड है, एक बार चेक कर लीजिए। बोले जुर्माना देना है या केस लड़ना है? मैंने कहा सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, एक बार। बोले जुर्माना देना है कि वो? मैंने कहा सर जुर्माना देना माई बाप। और मैं जुर्माना दे के कोर्ट से, मैं आपको बता रहा हूँ इस देश में अदालतों की स्थिति क्या है, इस देश में सिस्टम की स्थिति क्या है। ऐसे सिस्टम में कोई भी जांच त्वरित हो। अभी तो लालू यादव जेल में है, लालू यादव जेल में है, और लालू यादव के ऊपर मुकदमा इस सरकार ने नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको जेल भेजने के हिस्से की गालियां इस सरकार को खानी पड़ती हैं। तो आप ये सोचिए, जो लालू यादव के खिलाफ केस चल रहा था तब का, आज वो जेल पहुंचे हैं, तो आज जिनके खिलाफ जांच शुरू हुई वो लोग कब पहुंचेंगे? तो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है इस तरह की जांच। हो सकता है कि कुछ जांचों में ढिलाई हुई हो, लेकिन आप ये देखिए ना कि इस देश की अदालतों तक को किस तरह से मैनेज करने की कोशिश होती है। एक जज साहब निकलते हैं, नानावटी कमीशन, आप करप्शन की बात कर रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के सिख दंगे हैं, सिखों को किस तरह से नहीं मारा गया, तो उसको लेकर के आप देखिए उस वक्त के पत्रकार जो हैं उनकी स्टेटमेंट है, उस समय के जो पीड़ित है उनकी स्टेटमेंट है कि कैसे उनके सामने उनके बाप को, उनके पिता को घसीट कर मार दिया गया, और ये नेता वहां खड़े नारे लगा रहा था। और 32 साल तक, देश में 30 साल 32 साल तक वो जिसके ऊपर आरोप लगाया, 32 साल बाद आज वो सज्जन कुमार जेल में पहुंचे हैं। 32 साल तक नानावटी कमीशन बना और उसके बाद उसने क्लीन चिट दे दी, और उसके बाद नानावटी जो उस आयोग के अध्यक्ष थे उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो भाई साहब इस देश में किस तरह के मैनेजमेंट होते हैं ये समझिए। इसीलिए किसी को यहां पर जेल भेजना, किसी को यहां पर किसी के खिलाफ एक्शन लेना, ये 1, 2, 3 साल का काम नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया भी, जब आपने एक सवाल उठाया तो ये भी कह दूं, अगर आपको ये प्रक्रिया भी चलते रहने देनी है, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए गैंग्स ऑफ गठबंधन आ जाएगा तो कुछ ही दिनों में जितने केसेस चल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम साहब, इनके खिलाफ जितनों के खिलाफ केस चल रहे हैं, सबके केस किसी ना किसी तरह से आपको पता चलेगा विड्रॉ हो गए, खत्म हो गए, या उसमें कोई सबूत नहीं मिला, सब केस खत्म हो जाएंगे। और आप सुनेंगे कि इस देश में कोई 4.5 लाख हजार करोड़ का कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। तो तैयार रहिए उसके लिए। एक प्रश्न मेरा जी कि यूपी की सरकार बनी, उसने लगभग महत्वपूर्ण पदों, जितने भी प्रमुख संस्थाओं के सारे पद थे, ऊपर से नीचे तक सब बदलाव थे। आप सिस्टम से हैं तो आप भाई भी जाएंगे, पर एनडीए की सरकार आई तो कुछ विशेष पदों को छोड़कर लगभग अभी भी उन पदों पर सभी लोग आते हैं। आपकी ऐसी कुछ बातों की झलकियां में आपकी ट्विटर टाइमलाइन पर मिली, सेंसर्ड के नाम से कुछ, वो अभी समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या है, तो पता लगे हमें। और इसमें क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को नहीं उतारा गया, लेकिन सिस्टम में भी ऐसे लोग हैं, हमें कार्यक्रमों को रद्द करना और कार्यक्रमों का ना हो पाना, ऑनलाइन ऑन एयर ना होने देना, ऐसी काफी सारी अंदर हमें पब्लिक तक पहुंचती है। बिल्कुल। चलिए आपने सवाल पूछा इसलिए मैं जानकारी भी दे दूं और बता भी दूं। पहली बात तो यह है कि मैं 10 साल तक यूपीए सरकार में भी रहा, उसके पहले सुषमा जी थी तब मैं डीडी में रहा, अब भी मैं डीडी में हूँ। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो एक थोड़ा सा मोदी सरकार से एक शिकायत है वो ये भी है
कि मोदी जी ने इस देश की ब्यूरोक्रेसी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया। उनको लगा ये ब्यूरोक्रेसी जो है, जो ब्यूरोक्रेट थे मैं इन्हीं से काम ले लूँगा। और इस सरकार की जितने अच्छे कदम थे, अगर उनको किसी ने पलीता लगाया तो इस देश की ब्यूरोक्रेसी ने लगाया। इस बात को याद रखिए। ये सीबीआई का अचानक कैसे हो गया? क्योंकि आप भरोसा कर लेते हो, आपको लगता है ये अधिकारी ठीक है, ये अधिकारी है, ये अधिकारी मेरे साथ भी काम करेगा। तो आप जब भरोसा कर लेते हो तो वो अधिकारी, क्योंकि ये सारे जो है ना ब्यूरोक्रेसी ये जो है गैंग्स, देश की ब्यूरोक्रेसी चाहती है इस देश में गैंग्स ऑफ गठबंधन की सरकार हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब 4.5 लाख 1000 करोड़ का घोटाला होता है तो उनका भी कट होता है, 10% उनका भी कट होता है। अब उनका भी कट बंद हो जाएगा तो तकलीफ तो उनको भी होगी। तो जहां मौका लगता है ब्यूरोक्रेसी को, वो इस सरकार को चोट करने की कोशिश करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो आप ट्विटर लाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज देश में बड़ा हल्ला मचता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अरे देश में मीडिया को काम करने की आज़ादी नहीं है, ये तमाम हल्ला मचता है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, जब मैं 10 साल थे दूरदर्शन में, डीडी न्यूज़ में, और जब मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू को पहले अबॉर्ट करने की तैयारी थी। उस इंटरव्यू को उसके बाद ट्विटर पर ही मैंने उसको खबर को किसी तरह से निकाला, उसके बाद उस इंटरव्यू को सेंसर किया गया। तो जो लोग ये कहते हैं ना नरेंद्र मोदी आज मीडिया को बोलने नहीं दे रहे, दरअसल सच बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी खुद मीडिया की साजिश और सेंसरशिप का शिकार रहे हैं। और उस वक्त जब मैंने ट्वीट किया, क्योंकि उस वक्त जब मैंने उस वक्त ट्वीट किया और मैंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू पूरा जाना चाहिए, उस वक्त मेरे ऊपर, आज लोग कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप करता है, मैं गवाह हूं, मेरे पास 2 बार प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे कहा गया था तुमको काम करना है कि नहीं करना। मुझे 2 बार प्रधानमंत्री का, उस समय प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह जी थे, मेरे पास 2 बार पीएमओ से प्रेशर आया था। और आपको मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि अगर उस समय सरकार बदल जाती तो मुझे डीडी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। आज कोई चर्चा, आज लोग कहते हैं पत्रकारों को निकाला जा रहा है। आपको मालूम है जब 2004 में मोदी सरकार, जब वाजपेयी सरकार हटके मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, डीडी न्यूज से 50 पत्रकारों को, दीपक चौरसिया जैसे 50 पत्रकारों को रातों रात हटा दिया गया था कि अपना बोरिया बिस्तर, 50 पत्रकारों को। आज ये बात कोई नहीं करता। और उस वक्त जो आज ये कह रहे हैं ना, जो आज ये कह रहे हैं कि पत्रकारों को मीडिया से निकाला जा रहा है, उस वक्त ऐसे बड़े बड़े पत्रकार डीडी में आने के लिए उस सरकार से, 2004 की सरकार से पैरवी कर रहे थे कि भाई साहब इनको निकाल दिया तो हमको लगा दो। ये असलियत है। हम लोग इतिहास पढ़ते नहीं, हम लोग जानते नहीं, और इसीलिए देश के लोग इतिहास से परिचित हो। मैं बहुत जल्दी, मेरी किताब आने वाली है नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, उसमें मैंने इसी बात का खुलासा किया है कि किस तरह से ये फेक नैरेटिव देश में खड़ा किया जा रहा है कि मीडिया को आज़ादी नहीं है, किस तरह से दरअसल ये सारा जो फेक नैरेटिव है, इसी को लेकर के मैंने किताब लिखी है। तो वो जो आप जिक्र कर रहे हैं वो उस संदर्भ में आज का विषय नहीं है, जब इस किताब पर हम कभी बात करेंगे तो हम करेंगे। जी।